मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजी का है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो चलो, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, किन्हीं दो मानव शास्त्रियों के नाम बताइए। किन्हीं दो मानव शास्त्रियों के नाम बताइए, ठीक है। तो एक है त्रिकोणीनाथ मदन और दूसरा है D.N. मजूमदार, ठीक है। D.N. मजूमदार, ये दो मानव शास्त्री के नाम है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जाति की परिभाषा दे। जाति की परिभाषा दे। तो विभिन्न विद्वानों ने जाति को निम्न रूप में परिभाषित किया है। देखिए कि क्या क्या किया। तो मजूमदार एवं मदन के विचार अनुसार जाति एक बंद वक्र है और कूले के मनन अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः अनुशंकित पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अन्य विद्वानों ने परिभाषित किया था, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है। पुरापाषाण संस्कृति से आप क्या समझते हैं। क्या है पुरापाषाण संस्कृति से आप क्या उल्लेख करें, मतलब। तो ये 2018 और 19 में पूछा गया है, इसलिए देख लो इसको भी। पुरापाषाण काल यूनानी भाषा के दो शब्द से बना है। देखिए क्या है। पुरापाषाण काल यूनानी भाषा के दो शब्द पेलालोस तथा लिथोस से बना है, जिसका अर्थ क्रमशः प्राचीन और पाषाण होता है। पुरापाषाण संस्कृति को अखेट एवं खाद्य संग्रह संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इस संस्कृति के अवशेष कई भी प्राप्त नहीं हुए हैं। भारत में इस काल के सिर्फ औजार ही प्राप्त हुए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि भारत में पुरापाषाण काल ईस्वी 2,50,000 ईसा पूर्व से 10,000 तक थी, ठीक है। 10,000 तक थी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गोरिल्ला की प्रमुख शारीरिक विशेषता का वर्णन करें। अभी मैं ज़्यादा समझा नहीं रही है ना, क्योंकि मुझे एक और वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए अभी तुरंत, और रात बहुत हो गई है फिर भी। चलो, क्या है देखते हैं। गोरिल्ला की प्रमुख शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। गोरिल्ला की शारीरिक विशेषताएं इस प्रकार है, बिल्कुल ऐसे लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। देखिए आंसर क्या है। वानर जातियों में गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है। पहला पॉइंट में क्या लिखना है, वानर जाति में गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है। बच्चों देखो, ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे ना तो इसमें आपको बहुत जल्दी कॉपी भी भर जाएगा, उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ी लाइन छोड़ोगे फिर पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखोगे तो इसमें आपको ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट है वानर जातियों में गोरिल्ला सबसे बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, एक वयस्क पहाड़ी नर गोरिल्ला का वजन लगभग 220 किलोग्राम, जबकि मादा गोरिल्ले का वजन लगभग 97.7 किलोग्राम होता है, ठीक है। एक गोरिल्ला का वजन लगभग कितना होता है, 220 किलोग्राम होता है, और जबकि एक मादा गोरिल्ला का वजन कितना होता है, तो वो 97.7 किलोग्राम होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तुम्हारा अगला पॉइंट क्या है। गोरिल्ला का पेट उसकी छाती से ज़्यादा बड़ा होता है। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना तो भी इसका जवाब दे दीजिएगा। गोरिल्ला का पेट उसकी छाती से ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। गोरिल्ले के हाथों की मांसपेशियाँ पैरों की मांसपेशियों से लंबी होती है, ठीक है। गोरिल्ले की जो हाथों की मांसपेशियाँ होती है ना, वो पैरों की मांसपेशियों से लंबी होती है, ठीक है। देखिए पांचवा पॉइंट क्या है। गोरिल्ले का संपूर्ण शरीर बालों से ढका होता है। एक वयस्क गोरिल्ले के अंगुलियां, हथेली, नाक और छाती से बाल कम होती है, ठीक है। उसे छाती से बाल कम होती है, उसकी नाक और छाती से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए, इतिहास का वह काल है जिसके विषय में कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब इतिहास का वो काल जिसके कारण, मतलब जिसमें कोई लिखा हुआ विवरण उपलब्ध नहीं है, जिसके बारे में कोई सबूत नहीं है, उसे हम
प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। तथा इसे संबंधित शास्त्र को प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। लिखित जानकारी के अभाव में उस काल की उपलब्धियां वस्तुओं का अध्ययन कर उक्त समय की विशेषताएं की लिखित दिया जाता है। इस कार्य के विज्ञान के भिन्न शाखाओं जैसी जीव विज्ञान, भूमि विज्ञान, मानव शास्त्र आदि के गहन उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है प्रागैतिहासिक मानव पुरातत्व शास्त्र, ठीक है। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन मैं तभी से आना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप पर जो भी हो ये देख लो। देखिए क्या है, झारखंड की जनजातियों की संस्कृति प्रकार का वर्णन करें, ठीक है। झारखंड की जनजातियों की सांस्कृतिक प्रकारों का वर्णन करें। ये 2016, 17 और 18 में पूछा गया, ठीक है, लगातार। तो चलिए आंसर देखते हैं। मौजूदा शताब्दी के 5वें दशक के वेरियर एल्विन ने जनजाति का एक सुंदर और स्पष्ट वर्गीकरण किया है। उनके अनुसार आदिवासियों को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उनके अनुसार आदिवासियों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखिए पहला क्या है, वो सर्वाधिक आदिम है तथा एक संयुक्त समुदाय जीवन जीते हैं तथा कुल्हाड़ी से खेती करते हैं। वो लोग हल से खेती नहीं करते, वो लोग कुल्हाड़ी से खोद के खेती करते। बताओ कितनी मेहनत करते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरे वो हैं जो अपने एकाकीपन तथा पुरातन परंपराओं से समान रूप से जुड़े हुए हैं, अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तिगत और ब्रह्म जीवन में अधिक अभ्यस्त हैं तथा सामान्यतः प्रथम श्रेणी की तुलना में कम सरल तथा ईमानदार हैं, ठीक है। चलिए और ये है दूसरा था। और ये तीसरा पॉइंट है, वे जो आबादी की दृष्टि से सर्वाधिक हैं, जो ब्रह्मा प्रभाव के कारण अपनी जनजातीय संस्कृति, धर्म तथा सांस्कृतिक संगठनों की क्षति के कारण अपनी पहन खो रहे हैं, ठीक है। संस्कृति के कारण वो अपनी पहनावा जो है वो खो रहे हैं, ठीक है। चलिए आंसर और चौथा पॉइंट देखते हैं। भील और नागा जैसी जनजातियां जो देश की प्राचीन कुलीनता की प्रतिनिधि कही जाती है, जो अपने मौलिक जनजातीय जीवन को बचाए हुए तथा जिन्होंने सांस्कृतिक संपर्क की लड़ाई को जीत लिया, ठीक है। उन्होंने संपर्क की लड़ाई को जीत लिया। देखिए क्या है आगे, मजूमदार का वर्गीकरण निम्न रूप में है। मजूमदार जिन्होंने इनका वर्गीकरण किया है, उनका वर्गीकरण निम्न रूप में है। पहला क्या है देखिए, जो ग्रामीण नगरीय समूह से सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे अधिक दूर है अर्थात कमोवेश संपर्क से बाहर है, ठीक है। चलिए और दूसरा क्या है देखिए, जो ग्रामीण नगरीय समूह की संस्कृति के प्रभाव में है तथा जिन्होंने परिणाम स्वरूप परेशानियों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। और चलिए अगला क्या है, वे जो यद्यपि ग्रामीण नगरीय समूह के संपर्क में हैं, जिन्होंने ग्रामीण नगरीय संस्कृति में संस्कृति ग्रहण हो जाने के कारण किसी प्रकार का संकट नहीं उठाया अथवा उन्होंने वस्तुस्थिति को बदल दिया और अब कोई कठिनाई नहीं झेलते, भले ही उन्हें अतीत से ऐसा करना पड़ा, फिर भी वो कोई कठिनाई नहीं झेलते, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मजूमदार एल्विन के इस राय से सहमत नहीं है कि सभ्य संसार से प्रत्येक संपर्क जनजातियों के दुख लाता है। यह वह आधार लेते हैं कि हमारा लक्ष्य जनजाति समुदाय के इन सभी 3 प्रकारों को आगे ले जाना होना चाहिए तथा नियोजित हालतों के तहत ग्रामीण नगरीय समूह तथा उनके मध्य स्वस्थ एवं सृजनात्मक संपर्क स्थापित करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, भारतीय समाज कार्य अधिनिवेशन 1952 के पश्चात एक जनजातीय कल्याण समिति गठित की गई। उसने सांस्कृतिक आधार पर निम्नलिखित विभाजन प्रस्तुत किया। क्या क्या किया प्रस्तुत, देखिए। जनजातीय समुदाय पहला, दूसरा है आराध्य जनजाति,
अध्यय जनजातीय समुदाय, तीसरा है पर सांस्कृतिक जनजाति समुदाय, चौथा है पूर्व रोपण आत्मसंकृत जनजातियाँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया, देखिए आंसर ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए देखिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रीडिंग करना। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का वर्णन करें। ये जो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति का वर्णन करें, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2016, 18, 19 और 23 में पूछा गया ये। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, मानव शास्त्र में भौतिक संस्कृति का तात्पर्य शारीरिक विशेषताओं से है। सामाजिक जीवन में भौतिक संस्कृति के लक्षण वंशानुगत होते हैं। दूसरी ओर भौतिक संस्कृति प्राकृतिक संस्कृति है, यह परिवार, विवाह, वंश आदि के आधार पर निर्मित होती है और मानव जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये अंतर है भौतिक में और अभौतिक में। देखिए भौतिक में क्या था कि भौतिक संस्कृति का तात्पर्य शारीरिक विशेषताओं से है। सामाजिक जीवन में भौतिक संस्कृति के लक्षण वंशानुगत होते हैं। ठीक है, वही दूसरी ओर क्या है, अभौतिकी में क्या है, अभौतिकी संस्कृति प्राकृतिक संस्कृति है और यह परिवार, विवाह, वंश आदि के आधार पर निर्मित होता है। ठीक है, और मानव जीवन का प्रभावित करता है ये अभौतिक जो संस्कृति है वो। ठीक है, आई होप आपको अभौतिक और भौतिक में समझ में आ गया संस्कृति में। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए तो ये अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनजातियों पर ईसाई धर्म के प्रभाव का वर्णन करें। ठीक है, भारतीय जनजातियों पर ईसाई धर्म के प्रभाव का वर्णन करें। ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लो। ये 2016, 20 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, भारतीय जनजाति पर ईसाई धर्म के निम्नलिखित प्रभाव है। सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव, ईसाई मसीहों के संपर्क में आने से जनजातियाँ धीरे धीरे अपनी संस्कृति छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति अपनाने लगी। ठीक है, वो धीरे धीरे अपनी संस्कृति को छोड़कर क्या अपनाने लगी, पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लगी। ठीक है, चलिए आगे देखो, ईसाई मसीहियों द्वारा सड़कों के निर्माण, रेलवे का विकास से जनजातियों में संपर्क की प्रक्रिया और तेज हो गई। मिशनरी स्कूलों तथा जनजातियों को विशेष सुविधा दिया जाने भी उनकी सांस्कृतिक जीवन का प्रभावित किया। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। चलिए आगे देखो, दूसरा क्या है, सामाजिक जीवन पर प्रभाव। उनके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उनके सामाजिक जीवन पर ईसाई मसीहों के कार्य स्वरूप जनजातीय जीवन में अनेकाई सामाजिक परिवर्तन और समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे युवाग्रह की अवनति, मादक वस्तुओं का सेवन, पोशाक में संबंध समस्याएं और साथ ही व्यभिचार पर इन्हीं ईसाई मसीहियों के संपर्क में समस्याएं और साथ ही विचार पर इन्हीं ईसाई मसीहियों के संपर्क में आने से बड़ा ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले जनजातीय लोग अंग्रेजी पोशाक पहनकर चर्च में आने लगे। जनजातियों में विलासपूर्ण जीवन की शुरुआत इन्हीं ईसाई मसीहियों के प्रभाव से हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्या है, तो तीसरा है धार्मिक जीवन पर प्रभाव। इनके धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ईसाई प्रचारकों के कार्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि जनजातियों में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, ये धर्म के जीवन में प्रभाव, उनके धार्मिक जीवन में प्रभाव पड़ा ये। चौथा क्या है, देखिए सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। उनके सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ईसाई उनके सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन का विघटन प्रारंभ हुआ। इसका कारण यह है कि धर्म परिवर्तन का प्रभाव धर्म बदलने वाले के आचार व्यवहार, विचार, प्रथा, परंपरा एवं रहन सहन पर ही पड़ता है। परिणतः यह व्यक्ति अपने सांस्कृतिक समूह से विच्छिन्न हो जाता है। जो गौड़ या भील ईसाई धर्म के स्वीकार कर लेते हैं, वे सभ्यता अपने का जो गौड़ या भील मतलब अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों से पृथक एवं भिन्न समझने लगते हैं। एक ही जनजातियों में नहीं अपितु एक ही परिवार में ईसाई और गैर ईसाई में भेदभाव होने लगा। ठीक है,
होने लगा। चलो आगे क्या है देखिए, जिसमें सामाजिक विघटन के साथ साथ पारिवारिक विघटन भी आरंभ हो गया। ठीक है, चलिए अब 5वां क्या है, तो 5वां है सामाजिक उनके आर्थिक जीवन पर प्रभाव। तो ईसाई मिशनरियों सबसे पहले जनजातीय समाज को मुद्रा रहित आर्थिक विकास से मुद्रा सहित आर्थिक व्यवस्था में ले जाया, यानी उन्हें मुद्रा का प्रचलन किया, जिसका उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। इसी मुद्रा व्यवस्था की आड़ में जनजातीय समस्याएं में पोशाक वर्ग, छोटे छोटे व्यापारी वर्ग तथा मादक वस्तुओं के विक्रेता, आधार देने वाले महाजनों के आदि के प्रवेश किया और जनजातीय लोगों को दयनीय आर्थिक व्यवस्था को और भी दयनीय बना दिया। ठीक है, मुद्रा प्रसार के कारण ही जनजातियों में सामुदायिक और सहयोग की भावना का ह्रास हुआ। अनेक व्यक्ति नौकरी की खोज में अपना गांव छोड़कर चले गए, जिससे पारिवारिक संबंधों में आधारित अस्थिरता आ गई। ठीक है, आ गई और रुपया का भी लालच दिखाकर बाहरी लोगों ने जनजातियों की स्त्रियों को अनैतिक कार्य के लिए बाध्य किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार का जनजातीय लोगों के शिक्षित बेकारों में सृष्टि की। ठीक है, ये था ईसाई मसीहों मतलब उनका धर्म का इन पे ये प्रभाव पड़ा। तो क्या हुआ, भारतीय जनजाति पर ईसाई धर्म के प्रभाव ये सब पड़े। ठीक है, चलो ये 5 लिख लेना अच्छे से। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। ठीक है, मैं भी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के साथ इतनी रात भर, तो मुझे भी सपोर्ट करना और मैं भी आप लोगों को सपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, कल अच्छे से एग्ज़ाम लिख के आओ, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। ऑल द बेस्ट। ठीक है।